Hi everyone. This video will cover SA 250 that would be helpful for CA final students, and I would like to address specifically students from my Telegram group to whom I committed that I would come up with videos on assets. So here it is. Yes, SA 250, consideration of laws and regulation in an audit of financial statements. Means what law and regulations we have to consider while doing audit of financial statements. It states that to ensure compliance of laws and regulations that determine the reported amounts and disclosures in financial statement is the responsibility of management with the oversight of TCWG. तो देखिए यहाँ पे ये बोला है कि मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन जिसके कारण डिटरमाइन होते हैं रिपोर्टेड अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ रिपोर्टेड अमाउंट्स होते हैं, मतलब जो भी अमाउंट्स आ रहे हैं और जो डिस्क्लोजर आ रहे हैं वो जिस लॉ और रेगुलेशन के कारण आ रहे हैं ना, उसके कंप्लायंस को इंश्योर करना है। किसका काम है ये? मैनेजमेंट का, ठीक है। और ओवरसाइट कौन करेगा? TCWG। मीन्स TCWG का सुपरविजन रहेगा। ओके, अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई? दैट लॉ दैट डिटरमाइन द रिपोर्टेड अमाउंट, ऐसा कौन सा लॉ है जो कि डिटरमाइन करती है कि कौन से अमाउंट रिपोर्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सो आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वी यूज टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और वो अमाउंट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा, डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या रेगुलेशन है? सपोज सेबी LODR रेगुलेशन है, वो लिस्टेड एंटिटी को कुछ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट देती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर होने चाहिए। ओके, तो SEBI LODR regulation is one of the example of regulation that determine disclosure in financial statements. ओके, तो ये सब जो लॉ है जो कि रिपोर्टेड अमाउंट या फिर किसी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर को कंप्लाई करने को बोलता है, इस लॉ से कंप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है विथ ओवरसाइट ऑफ TCWG. Now this essay deals with auditors' responsibilities to consider law and regulation when performing an audit. Okay. Accordingly, an auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulation. See, ये कहता है कि दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर लॉ एंड रेगुलेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट। आप जब ऑडिट कर रहे हो, मीन्स ऑडिटर जब एक ऑडिट कर रहा है तो उसे कंसिडर करना है लॉ एंड रेगुलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग ऑडिटर इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि किसी भी चीज़ का नॉन कंप्लायंस क्यों हुआ। ओके, अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो ऑडिटर विल हाईलाइट, बट नॉन कंप्लायंस होने का जिम्मेदार कभी भी ऑडिटर नहीं होगा। ओके, फर्दर इट ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, यहाँ देखेंगे, इट ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, सॉरी, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विथ ऑल लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब सी, देर इज सम इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऑडिटर से दैट जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन है ना, उनका नॉन कंप्लायंस वो डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सेक्शन में। इट प्रोवाइड्स दैट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, जो हम लोगों ने पहले पैरा में भी देखा था, दैट लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है अलॉन्ग विथ ओवरसाइट ऑफ TCWG. Now we will read the same in detail. It is the responsibility of management with the oversight of TCWG to ensure that the entity's operations are conducted in accordance with the provision of laws and regulation. ये सेम बात लिखी हुई है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है TCWG के ओवरसाइट के साथ कि उनको इंश्योर करना है कि हमारे जो एंटिटी का ऑपरेशन है ना, सी 1 सेकेंड, हमारे जो एंटिटी के ऑपरेशन हैं वो कंडक्ट हो रहे हो, मतलब चल रहे हो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ के प्रोविजन और रेगुलेशन। द फॉलोइंग आर द प्रोसीजर्स एंड एंटिटी में इम्प्लीमेंट टू असिस्ट इन द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये प्रोसीजर्स बताया गया है दैट एक एंटिटी क्या प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट कर सकती है सो दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन का बिल्कुल प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। सो सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड इंश्योरिंग दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स आपको लीगल रिक्वायरमेंट को मॉनिटर करना है, चेक करना है आपको कि मेरे एंटिटी पे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स लग रहे हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाना है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का SOP होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आप एक बार के लिए कह लो कि वो प्रोसेस होता है। ओके,
तो सबसे पहले यू हैव टू मॉनिटर द लीगल रिक्वायरमेंट, दैट लीगल रिक्वायरमेंट है क्या, उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, मीन्स प्रोसेस के डॉक्यूमेंट बनाना है, सो दैट लोगों को पता चले दैट अगर ये लीगल रिक्वायरमेंट है तो हाउ वी हैव टू कंप्लाई विद दैट. ओके. इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सिंपल सी बात है, आपको एक अच्छा सा इंटरनल कंट्रोल रखना है. डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट. अगेन कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एक रूल का बुक आई कैन से. ठीक है, एक प्रॉपर आपको कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है. ये सब वर्ड याद रखिएगा. ठीक है, डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग. ये जो पब्लिसाइजिंग वर्ड हुआ है ये पब्लिक वर्ड से बना है. ठीक है, पब्लिक मीन्स क्या होता है कि लोगों के सामने दिखाना, राइट. तो पब्लिसाइजिंग का मीनिंग वही. आप अगर देखते होंगे कि किसी भी फैक्ट्री वगैरह में कोड ऑफ कंडक्ट ना बिल्कुल मेन एरिया में बोर्ड टाइप का लगा हुआ रहता है. ओके, तो वही हुआ पब्लिसाइज करना. इंश्योरिंग एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली ट्रेंड एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट. देखो, सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ और ये इंश्योर करो कि आपके एम्प्लॉयज़ को समझ तो आ रहा है ना. ऐसा तो नहीं कि मैंने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है. मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट. देखो, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट बना, यहाँ पे हमने इंश्योर किया कि हमारे लोगों को समझ आ रहा है, और यहाँ पे फिर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं. ओके, तो ये तीनों पॉइंट लिंक्ड है, CDE. एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू डिसिप्लिन एम्प्लॉयज हु फेल टू कंप्लाई विथ इट. मतलब पहले तो हम लोगों ने मॉनिटर किया कि कंप्लायंस कर रहे हो, और अगर किसी ने नहीं किया तो उस पर हम एक्ट कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली. ओके. इंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. हम लोग को अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम लोग लीगल एडवाइजर्स को भी अपॉइंट करेंगे इन ऑर्डर टू चेक दैट हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट और क्या है. ओके. मेंटेनिंग अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन विच द एंटिटी हैज़ टू कंप्लाई विद इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स. मतलब आपको एक रजिस्टर करना है मेंटेन, जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन लिखे हुए होंगे जिससे एंटिटी को कंप्लाई करना है विद इन इट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स. क्या कुछ कंप्लेन वगैरह आया है वो भी आपको रिकॉर्ड करना है. ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स और आई कैन से प्रोसीजर्स दैट अ एंटिटी में इम्प्लीमेंट टू असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन. मीन्स लॉ एंड रेगुलेशन से आपका प्रिवेंशन कैसे हो नॉन डिटेक्शन को लेकर. ठीक है, अल्टीमेटली आपकी गोल ये है दैट आपको जितने भी नॉन कंप्लायंस है उसको पहले तो प्रिवेंट करना है, और अगर वो हो गया तो उसे डिटेक्ट करना है. ओके, ये भी वर्ड आपको कॉन्सोनेंस में याद रखना है, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, ये बहुत साथ में होते हैं यूज. ओके. उसके बाद आते हैं कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम लोग देख रहे हैं ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. This essay distinguishes between the auditor's responsibility in relation to compliance with two different categories of laws and regulation. ये जो ऐसे है ये दो डिफरेंट कैटेगरी में लॉज एंड रेगुलेशन को बांटता है. पहला कौन सा है, द प्रोविजन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज टैक्स एंड लेबर लॉज. देखो, कहता है कि पहला लॉ का कैटेगरी वो है जिसके प्रोविजन के कारण डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सी, मैंने इनकम टैक्स का डेफिनेशन दिया था ना स्टार्ट में. देखो यहाँ लिखा हुआ ना, टैक्स एंड लेबर लॉस. देखो क्या होता है कि टैक्स जो है वो एक बहुत ही मटेरियल अमाउंट होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ओके, तो ऐसे लॉ जिनके कारण आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियल अमाउंट डिटरमाइन होता है, वो एक अलग कैटेगरी है. दूसरा क्या है, अदर लॉ एंड रेगुलेशन दैट डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द determination of the amounts and disclosure in the financial statements but compliance with which may be fundamental to the operating aspect of the business. ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ दूसरे लॉ एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके अमाउंट पे नहीं आ रहा है बट ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एस्पेक्ट के लिए उनका कंप्लायंस करना इंपॉर्टेंट है. सो हियर यू नीड टू मीन्स एज अ ऑडिटर यू नीड टू बाइफरकेट दैट कौन से ऐसे लॉज है जिसके कारण आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, एंड कौन से ऐसे लॉ है जिनका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है बट यू हैव टू कंप्लाई विद दैट इन ऑर्डर टू कीप योर बिजनेस ऑपरेशनल. आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज एंड इट सेज दैट, देखो दो कैटेगरी में हुआ था ना. पहला जो कैटेगरी है फॉर द फर्स्ट कैटेगरी द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ओके, देखो पहला वाला जो पहला वाला था कैटेगरी, वो कैटेगरी कौन सा था जिससे
डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा हो अपने मटेरियल अमाउंट पे, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके केस में तो हम लोग बिल्कुल ऑब्टेन करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉ एंड रेगुलेशन। सेकेंड वाले कैटेगरी के लिए जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट वो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट से उसका कंप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा। सेकेंड कैटेगरी के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेक स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर। स्पेसिफाइड मतलब जो पहले से डिसाइडेड है, ओके मतलब फिक्स्ड है, to help identify non-compliance with those law and regulation that may have a material effect on the financial statement। समझ रहे इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट वाले कैटेगरी में हम लोग को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लाना है, क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट है। इसमें हम लोग को लिमिटेड टू अंडरटेक स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड ही ऑडिट प्रोसीजर करना है जिसका मटेरियल इफेक्ट हो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बाकी हम लोगों को ज़्यादा सीरियस सेकंड वाले को नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ मटेरियल पार्ट देखना है। चलो नेक्स्ट इज ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब ऑडिटर किस तरह से कंसिडर करेगा कि लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री और सेक्टर इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। आप जिस कंपनी का, आप जिस एंटिटी का ऑडिट करने गए हो, यू विल चेक दैट कौन से लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इन द सेंस आप अगर किसी बैंकिंग कंपनी का ऑडिट करने गए हो, किसी बैंक का ऑडिट करने गए हो, तो आप अपने माइंड में कंपनीज एक्ट के अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी रखोगे, ओके। और यू विल ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट कीप इन माइंड दैट जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने गए हो वो किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर में फॉल करता है, सो दैट वो सेक्टर स्पेसिफिक अगर कुछ बात हो तो फिर आपके ध्यान में रहे। जैसे मैं अगर बताऊं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना मंथली उन लोगों को बताना पड़ता है कि कितने यूनिट उनके सेल हुए। आप लोग अगर न्यूज़ में देखोगे तो हर मंथ ये आता है न्यूज़ की हीरो मोटोकॉर्प ने इतना सेल किया यूनिट्स, टीवीएस ने इतना सेल किया यूनिट्स, ओके। तो आपको इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर उस इंडस्ट्री पे है तो दैट यू नीड टू चेक वाइल डूइंग द ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। मतलब यहाँ आपने फ्रेमवर्क पता किया, यहाँ पे ये पता किया कि उस फ्रेमवर्क से कंप्लाई कैसे किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉ जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये पॉइंट सेम नहीं है, ये पॉइंट सेम नहीं है, बताओ कहाँ से है सेम, यहाँ से सेम, टॉप पे देखो, टॉप पे यहाँ पे इससे सेम, ठीक है, कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करना पड़ेगा ऑब्टेन रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉज, वैसे लॉ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी वाला लॉ। हम लोग दो कैटेगरी का लॉ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले के लिए ये बात बोल रहा है जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। नाउ द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉ एंड रेगुलेशन दैट मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अदर है, ये है सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड, ओके। उसमें क्या याद है, ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, ऊपर देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा है स्पेसिफाइड, ये देखो स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, वही स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पर आ रहा है। पहला क्या है, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस इफ एनी विद द रिलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये दोनों करना है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो अदर लॉ एंड रेगुलेशन के लिए हम लोग को बस वो एरिया चेक करना है जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, जिसमें प्रोसीजर क्या लिखा हुआ है, हम लोग मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे और करस्पॉन्डेंस को चेक करेंगे, मतलब सपोर्टिंग्स को चेक करेंगे विद द रिलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ओके। मतलब कि अगर सपोज कहीं से हम लोगों ने लाइसेंस ले रखा होगा तो वो अगर अपने पास लाइसेंस की कॉपी है तो हम लोग उस अथॉरिटी से चेक करेंगे दैट वेदर आपने ये लाइसेंस तो इशू किया है ना, ठीक है। चलो उसके बाद one second, let me scroll thoda. During the audit, the auditor shall remain alert to the possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance or suspected non-compliance with law and regulation to the auditor's attention. ऑडिट करते वक्त ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर को बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। किस बात का अलर्ट, कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है दूसरे ऑडिट प्रोसीजर करने पे कि हमें ये पता चल जाए कि शायद कोई नॉन कंप्लायंस या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन से हो रहा है। देखिए
ऐसा नहीं है कि आप नॉन कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड रेगुलेशन को खोजने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं ना, उससे ही आपको इस बात की पता चले। क्या पता आप किसी और चीज़ को मतलब कि कंफर्म करने के लिए एक ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो और उससे आपको किसी लॉ के नॉन कंप्लायंस का पता चल गया, तो यू हैव टू रिमेन अलर्ट फॉर दिस। और आई कैन से दैट ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, राइट। आप अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन देखोगे ऐसे 200 में, तो वो ऐसा ही है कि रिमेनिंग अलर्ट ऑफ द कंडीशन, कि कभी भी किसी तरह का आई कैन से दैट ये कॉरबोरेटिव एविडेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। फिर आता है ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विथ लॉ हैव बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर। हम लोगों को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, किससे? मैनेजमेंट से। किस बात का? दैट जितने भी नॉन कंप्लायंस है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है वो मैनेजमेंट ने ऑडिटर्स को बता रखा है, ठीक है, हमें डिस्क्लोज कर रखा है। इस बात का हम लोग उन लोगों से मतलब मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। Okay, let's move to the next section, that is audit procedures when non-compliance is identified or suspected। तब हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? जब हमें नॉन कंप्लायंस मिल गया, मतलब आइडेंटिफाई हो गया या सस्पेक्टेड है, हमें लग रहा है। नाउ सी सेकेंड, if the auditor becomes aware of information concerning an instance of non-compliance और suspected non-compliance। देखो ये भी ना टर्म याद रखना, नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। सी एज अ कीवर्ड्स रटना नहीं है। ये जो कहते हैं ना सर ऑडिट में कीवर्ड्स रट रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस भी अगर रहता है तो ऑडिटर को बिल्कुल अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो सस्पेक्टेड वर्ड खुद से आएगा, इसको प्लीज ऐसे मत याद रखना नॉन कंप्लायंस के साथ ना कीवर्ड होते हैं सस्पेक्टेड, नहीं, ठीक है। तो इफ द ऑडिटर बिकम अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, किससे? विथ लॉ एंड रेगुलेशन, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन, ठीक है। उस केस में ऑडिटर क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इट हैज अकर्ड। मतलब ये जो नॉन कंप्लायंस हुआ, ये किस नेचर ऑफ एक्ट के कारण हुआ और किस सर्कमस्टांस में हुआ। उसके बाद है फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो जो नॉन कंप्लायंस हो गया, इससे मेरा पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ये ऑडिटर को पता करना है। If the auditor suspects that there may be non-compliance, the auditor shall discuss matter with management and TCWG। अगर ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस पता चलता है तो वो इस बात का वो डिस्कशन मैनेजमेंट और TCWG से करेगा। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने स्टार्ट में ही देखा था कि ये नॉन कंप्लायंस से बचने का, नॉन कंप्लायंस से प्रिवेंशन और डिटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है, विथ ओवरसाइट ऑफ TCWG। सो बोथ पीपल्स आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ व्हेन द ऑडिटर found by their audit procedure that there is some non-compliance or suspected non-compliance, तो उस केस में वो सीधा जाएंगे मैनेजमेंट के पास, TCWG के पास, कि भाई देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो ये कैसे हो गया। If management or TCWG do not provide sufficient information, the auditor shall consider the need to obtain legal advice। अगर मैं जब मैनेजमेंट TCWG के पास जाकर बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो ये कैसे हो गया, अगर वो कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, एक वो सही रीजनिंग नहीं देते हैं, तो ऑडिटर लीगल एडवाइस भी ले सकता है, मतलब एक बाहर के लीगल काउंसिल से कंसल्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। और जब देखिए, जब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें फाइनली नहीं मिलेगा अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर जो है वो इवेल्युएट करेगा इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन, की ऑडिटर्स ओपिनियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? तो क्वालिफाइड करना पड़ेगा, एडवर्स करना पड़ेगा या डिस्क्लेमर करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑडिटर को सोचना है, राइट। चलो, उसके बाद आता है रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अगर आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड भी हो नॉन कंप्लायंस, तो उसे हम रिपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी ऐसे में, ऑडिट प्रोसीजर, स्कोप और रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो, सबसे पहला बात, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू TCWG। हम TCWG को कैसे बताएंगे? अनलेस ऑल ऑफ दो चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। ये वाले लाइन में ना मेरे बहुत स्टूडेंट्स को होता है डाउट कि सर ये क्या लिखा हुआ है, अनलेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि
जब तक सारे TCWG मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ना हो। तो आप कहोगे सर ऐसा भी होता है कि TCWG मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, देखो छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, वहाँ पे आपको क्या लगता है TCWG अलग होते होंगे, मैनेजमेंट अलग होते होंगे? नहीं। अ सिंगल पर्सन कैन बी मैनेजमेंट एज वेल एज TCWG बोथ। एक अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें तो जो सिंगल इंसान है वही काम कर रहा है ना, तो वही मैनेजमेंट है, वही TCWG है। अब कोई बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैनेजमेंट, वहाँ पे TCWG अलग होंगे। ओके, तो ये उस केस का बात कर रहा है जहाँ पे वो इन्वॉल्व है, ठीक है। कहता है कि अनलेस ऑल ऑफ दोज TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी, जब तक वो इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, तो ऑडिटर शैल communicate with TCWG matters involving non-compliance with law and regulation that come to the auditor's attention, ठीक है। इस केस में मैनेजमेंट और TCWG एक नहीं है, ओके, अनलेस ऑल ऑफ TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा TCWG को मैटर्स जहां पे नॉन कंप्लायंस इन्वॉल्व है, दैट कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन। अगर ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर के जजमेंट में नॉन कंप्लायंस इज बिलीव टू बी इंटेंशनल एंड मटेरियल, ऑडिटर को अगर लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है और ये मटेरियल भी है, तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। जितना जल्दी हो उसे TCWG को बताना है, ठीक है। देखिए ये जो सेक्शन है ये सेपरेटली TCWG के लिए है। अब जिस जगह TCWG और मैनेजमेंट दोनों एक रहेंगे, वहाँ पे तो दोनों में से एक को बताना मतलब वो तो बराबर वाली बात हो गई ना। तो ये कौन सा बात कर रहा है, जब तक ऑल TCWG आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी ऐसा ना हो, अनलेस लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कम्युनिकेट करेंगे विथ TCWG। ओके, चलो नेक्स्ट पेज में कहता है कि इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट्स दैट मैनेजमेंट या TCWG आर इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी एट द एंटिटी इफ इट एग्जिस्ट सच एज एन ऑडिट कमिटी और सुपरवाइजरी बोर्ड। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट और TCWG दोनों मिले हुए हैं, किसमें, नॉन कंप्लायंस में, तो वो देखेंगे कि नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम TCWG हु आर दे, लाइक ऑडिट कमिटी और एनी अदर सुपरवाइजरी बोर्ड। ओके, तो ऑडिटर उनके पास जाएगा कंप्लेन करने के लिए कि ये मैनेजमेंट और TCWG ये नॉन कंप्लायंस में मिले हुए हैं। ओके, अब अगर कोई हायर अथॉरिटी अगर हो ही ना, और इफ द ऑडिटर बिलीव्स दैट द कम्युनिकेशन में नॉट बी एक्टेड अपॉन, तो द ऑडिटर शैल कंसिडर द नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस, ठीक है। अगर कोई हायर लेवल का अथॉरिटी हो ही ना, या उनको लगे कि अगर मैं हायर लेवल को बता भी दूँ तो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, लीगल एडवाइस। याद रखिएगा, एक और जगह लीगल एडवाइस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, हम लोग पीछे पढ़े थे, याद रखिएगा। ऐसे 250 में अभी तक हम लोग 2 जगह पढ़ चुके हैं, वेयर ऑडिटर विल ऑब्टेन लीगल एडवाइस। अब क्या, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस अगर मिलता है तो उस केस में हम लोग किन को बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम लोग रिपोर्ट में उस चीज़ को कैसे शो करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान देना, हर जगह नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आ रहा था, प्रीवियस सेक्शन में भी आया था, बट यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहाँ सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस नहीं है। दिस मीन्स इफ यू आर ओनली सस्पेक्टिंग नॉन कंप्लायंस तो दैट विल नॉट कम इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, मतलब जब मेरा फाइनल हो जाता है ना नॉन कंप्लायंस, तभी हम ऑडिटर्स रिपोर्ट में उसे डालते हैं, सस्पेक्टेड वाला यहाँ पे नहीं है। वैसे मैं बोल रहा था कि नॉन कंप्लायंस के साथ सस्पेक्टेड वर्ड को याद रखना, बट यहाँ पर नहीं। ओके, सो दिस थिंग यू पीपल नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट and has not been adequately reflected in financial statement, तो the auditor shall express a qualified or adverse opinion, ठीक है। इस सीन में क्या हुआ, इस सीन में ऐसा हुआ कि ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट हो रहा है और वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है, तो या तो वो क्वालिफाई कर देगा या तो एडवर्स कर देगा। सर कब क्वालिफाई करेगा, कब एडवर्स करेगा? देखो सिंपल सी डिफरेंस है क्वालिफाइड और एडवर्स में। दोनों के केस में ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया है कि कुछ तो गलत हुआ है। अगर ज़्यादा गलत हुआ है तो एडवर्स, अगर कम गलत हुआ है तो क्वालिफाइड, इतना सी बात है। नाउ इफ द ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेम एन ओपिनियन। देखिए आप लोगों को पता है दैट जिस केस में ऑडिटर ना ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाता है तो उस केस में डिस्क्लेमर होता है।
ओके, सो यहाँ पर अगर ऐसा होगा कि मैनेजमेंट या TCWG के कारण, इस बात को ध्यान रखिएगा, precluded by management or TCWG from obtaining SAAE, that is sufficient appropriate audit evidence, तो उस केस में या तो क्वालिफाई करेगा या तो डिस्क्लेम करेगा। ठीक है, अब इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू डिटरमाइन वेदर नॉन कंप्लायंस हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस रादर देन बाय मैनेजमेंट और TCWG, तो द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। अब अगर ऑडिटर को पता ही नहीं चल पा रहा है, देखो ऑडिटर इज अनेबल टू डिटरमाइन कि ये जो नॉन कंप्लायंस हुआ है ना, ये लिमिटेशन मतलब मैनेजमेंट, ये सर्कमस्टांस के कारण हुआ है या मैनेजमेंट के कारण हुआ है, TCWG के कारण हुआ है। ठीक है, तो द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। उस केस में वो देखेगा दैट मेरे ओपिनियन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। सी दिस मीन्स अल्टीमेटली द ऑडिटर इज इन इनडिसिसिव पोजीशन, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ये जो नॉन कंप्लायंस हुआ है ये बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इम्पोज बाय सर्कमस्टांसेस हुआ है, मतलब किसी सिचुएशन के कारण हुआ है, या फिर मैनेजमेंट और TCWG के कारण हुआ है। तो उस केस में वो क्या करेंगे, देखेंगे दैट मेरे ओपिनियन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस बात का। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली द ऑडिटर विल डिसाइड। यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा ऑडिटर का। ओके, चलो, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। रेगुलेटरी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को हम लोगों को कभी नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होते हैं? बैंक्स के लिए RBI, स्टॉक एक्सचेंज के लिए SEBI, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDAI। ओके, तो वही है। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग टू TCWG, दूसरा क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट, अब पढ़ रहे रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। ध्यान देंगे यहाँ पे भी सस्पेक्टेड नहीं है, सिर्फ कंप्लायंस है। ओके, बट देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इफ ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्ट नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द ऑडिटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। सी यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है दैट आपको सस्पेक्टेड भी को रिपोर्ट करना है। ओके, टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। सो इफ द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड या सस्पेक्ट कर लिया है वो नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, तो ऑडिटर को ये पता करना पड़ेगा कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। ये पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी कौन है? रेगुलेटर। ओके, रेगुलेटर या इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, कि लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, इस बात के लिए कुछ इंडिकेटर्स है। पहला है इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी और ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पेमेंट ऑफ फाइन्स, एडिशनल टैक्सेस और पेनल्टीज। ऑब्वियसली अगर आपके पास बार बार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, आप बहुत सारे फाइन्स का पेमेंट कर रहे हो, फाइन क्यों लगता है भाई? गलती करने पे लगता है ना। आप एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो, पेनल्टीज कर रहे हो पे, सो ये सब इस बात की इंडिकेशन है कि आपकी जो कंपनी है वो नॉन कंप्लायंस कर रही है। पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स टू कंसल्टेंट, रिलेटेड पार्टीज, एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इससे भी शो होता है कि कुछ तो आप कर रहे हो गलत। सेल्स कमीशन और एजेंट फीस दैट अपीयर एक्सेसिव इन रिलेशन टू दोज ऑर्डिनरली पेड बाय द एंटिटी। ठीक है, मतलब कि आप जो ऑर्डिनरली पे करते हो ना, उससे आप कुछ ना कुछ तो ज़्यादा पे कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि आपके जो टर्म्स में, जो अग्रीमेंट में है, उससे आप कुछ ज़्यादा पे कर रहे हो। ठीक है, परचेज एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस, यहाँ पे भी आपके परचेज ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस हो रहा है। अनयूजुअल आप पेमेंट्स कर रहे हो कैश में लोग कब करता है अनयूजुअल पेमेंट? जब कुछ गलत करता है, वो ब्राइब टाइप का थिंग। ठीक है, अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड लीगल एंड रिटेनरशिप फी, आप लीगल फीस कब ज़्यादा करते हो पे एडवोकेट को? जब आप केस के लिए लड़ रहे हो। केस कब होगा? जब आप नॉन कंप्लायंस करोगे। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवेंस, ये भी गलत है। कोई ऐसे गुड्स और सर्विस का पेमेंट करना, मतलब अदर देन टू अ कंट्री, मतलब किसी ऐसे कंट्री को करना जहाँ से वो गुड्स आया ही नहीं है। पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल ये एक्चुअली फॉरेक्स के केस में होता है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है और आप उसका पेमेंट किए जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स वेदर बाय डिजाइन और बाय एक्सीडेंट टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल, ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम रखा है आपने जिसमें कि ऑडिट ट्रेल अच्छे से बनता ही नहीं है। अनऑथराइज ट्रांजैक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। एडवर्स मीडिया कमेंट, मीडिया कब एडवर्स कमेंट करती है? वैसे तो कभी भी कर देती है, बट ठीक है,
जब आप गलती करते हो तो करती है, ऐसा मानते हैं हम लोग। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे, और ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, पता नहीं क्यों, बट बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊँ याद करने का तरीका ना, एक तो ये मीडिया वाला पॉइंट हमेशा याद रहेगा, ये 3 अनयूजुअल है, 5, 6, 7। ओके, सेल्स कमीशन भी याद रहेगा, सेल्स कमीशन में भी ना पेमेंट की बात है, और यहाँ भी है पेमेंट की बात। ओके, ये परचेज वाला पॉइंट भी रखना है याद। ओके, यहाँ भी एक पेमेंट की है बात, यहाँ भी एक पेमेंट की है बात, तो जो जो कॉमन है उसको हम याद रख लें कि ये सब मिस्टेक हो रहा है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ भी पेमेंट की बात है, पेमेंट ऑफ फाइन्स। उसके साथ याद रखना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर वो आपके लिए शो करता है, इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स दैट शो दैट यू आर नॉन कंप्लाइंट विथ लॉ एंड रेगुलेशन। इसके क्वेश्चंस देख लेना आप लोग। ओके, काफ़ी बार आए हैं, आप देखो मैं वो जो बोल रहा था इंडिकेटर वाला कहीं तो होगा, देखो यहाँ पे है ना, देखो ये है ना, कब आया, May 16 में आया है और May 18 में आया है, न्यू सिलेबस 4 मार्क्स, इंडिकेटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से आया होगा समझ में, इसको खुद से कर पढ़िएगा अच्छे से, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।